हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज़ यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के बीफार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। और आपको सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी। अब सेल के बारे में सबको पता है। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो सेल होता है ना, वो पूरे टाइम बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज रहता है, मतलब खुला रहता है। जैसे कुछ भी बाहर से कोई भी फिजिकल स्टिमुलाई है, केमिकल बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो गया, तो उससे क्या रहेगा, वो एक्सपोज रहता है, मतलब उसके इर्द गिर्द रहेगा या खुला रहेगा इस तरीके से। और साथ ही साथ अगर कुछ भी सच कोई भी हार्मफुल है, कोई चीज़ हार्मफुल है या कोई ऐसी स्टिमुलाई है, उस स्टिमुलाई से उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब हमारे सेल पर इफेक्ट पड़ सकता है, सेल को इंजरी कॉज हो सकती है। आपकी वो स्टिमुलाई बिनाइन भी हो सकती है एक तरीके से, बहुत नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है, और अदर्स जो और चीज़ें हैं वो हार्मफुल भी हो सकती है, और उसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो सकती है। हम यहाँ बात करने वाले हैं, हमें समझना है कि सेल इंजरी क्या होता है, सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़नी है, हमें प्रॉपरली समझनी है। हमारा जो ये सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब हमें सारी चीज़ों को इसमें कवर करना है। आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ जानते हो, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, डायग्नोसिस, बहुत सारी चीज़ें। तो एटलीस्ट यू विल फील यू नो समथिंग अबाउट मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस, डिजीज़ेज़, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर सेल रिएक्ट करता है इन अ पर्टिकुलर वे। बिना बात के हमारी बॉडी किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती। उसको कोई वो नहीं पड़ रहे कि दौरे पड़ रहे भैया, वो लगा पड़ा है मारपीट में, या उसको खराब होना है या डिजीज़ कर रहा है, नहीं। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो रिएक्ट इस तरीके से करता है। अब हमारी सेल इंजरी हो गई। जब भी हमारा सेल कभी भी किसी सीवियर स्ट्रेस से एक्सपोज होता है, कोई ऐसा स्ट्रेस है या कोई ऐसा हार्मफुल एजेंट है, तो उसके चेंजेस वो अडेप्ट नहीं कर सकता। अब वो होता है ना, अगर आप किसी की बॉडी पे भी मारते रहोगे तो एक टाइम के बाद जाके क्या होगा, या तो उस पर ब्रूजेस दिख सकते हैं, वो हमारी रिवर्सिबल इंजरी होती है। बट एक पॉइंट ऐसा पहुंचता है कि अगर आपका इतनी ब्रूजिंग हो गई, इतना ज़्यादा उसको इंजर्ड हुआ कि वो ऑर्गन ही डैमेज हो गया, तो उससे क्या होगा, बहुत सीवियर केसेस में सेल एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है। तो ये हमारी सेल इंजरी के बारे में था। रिवर्सिबल चेंज भी होता है, इरिवर्सिबल चेंज भी होता है। सीवियर केसेस में सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। सेल एडेप्टेशन भी होता है। हमारा सेल के पास ना बहुत सारी एबिलिटी हैं, बहुत सारे पावर्स हैं कि वो बहुत सारे चेंजेस के अंडरगो जाता है, मतलब उसके थ्रू निकलता है, फिर उसका रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है, स्ट्रेस या कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स में। फिर वो क्या करता है, जब वो सेल अंडरगो होगा, फिर उसके बाद उसके पास भी एबिलिटी है, वो अपने आप को एक तरीके से सरवाइव करने के लिए, फंक्शन को मेंटेन करने के लिए सेल का एडेप्टेशन होता है, एडेप्ट करता है वो चेंजेस में। अब वो होता है ना, आपकी सिचुएशन अगर बहुत टाइम जाके, आप नॉर्मल एक एग्जांपल सोचो, अगर आप किसी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं, आपको पता है कि अगर यहाँ से मैं नहीं जा सकता या मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, तो आप क्या करने लगोगे, अडेप्ट करने लगोगे चीज़ों को। अडेप्ट करते करते या तो आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे या अवॉइड करना शुरू कर दोगे, ये सब होते हैं। ऐसे ही हमारा सेल एडेप्टेशन भी होता है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है, उसको फंक्शन करना है। अब हर किसी के बस की बात नहीं होती कि भाई खत्म कर लो, ये है वो है, एट द एंड नहीं। अडेप्ट करना सीखो, चेंजेस लाना सीखो, सेल से ही सीख लो। हमारा जो छोटा सा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी, वो ही इतना कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे होंगे, एक तो या तो आपका फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है या पैथोलॉजिकल चेंज आ जाएगा। अब फिजियोलॉजिकल जो होता है वो एक नॉर्मल एडेप्टेशन होता है, और पैथोलॉजिकल जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल एडेप्टेशन में आ जाता है। टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन, कितने टाइप्स के सेल एडेप्टेशन है, जिसमें देखो हमारा एट्रोपी है, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो ये जो है, ये सेल एडेप्टेशन के टाइप्स हैं जो हमें याद करने हैं, हमें याद रखने ही रखने हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना क्या है
सबसे पहले है एट्रोपी। तो हमें समझना है एट्रोपी में सेल का साइज जो है वो डिक्रीज होता है, ये याद रखना, डिक्रीज इन सेल साइज। अब एट्रोपी में सेल साइज क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल डिमांड जो थी वो कम हो गई है, या कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन आई है जो वो नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पे उसको सेल को अपना साइज छोटा करना पड़ रहा है। हाइपरट्रोफी में वहीं पे सेल अपना साइज बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शनल डिमांड या स्टिमुलेशन हुआ है उसकी वजह से सेल को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। हाइपरप्लेसिया है, हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स, हमारे जो नंबर ऑफ, देखो यहाँ तो इन एट्रोपी और हाइपरट्रोपिया में हम सेल के साइज की बात कर रहे हैं, हाइपरप्लेसिया में हम इंक्रीज इन नंबर सेल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे आपके किसी भी टिश्यू में, ऑर्गन में, क्योंकि वहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है ना वो बढ़ता जा रहा है। सेल डिवीजन बढ़ रहा है तो मतलब हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, उसको हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। हाइपरप्लेसिया मतलब नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। मेटाप्लेसिया है, मेटाप्लेसिया हमारा रिवर्सिबल चेंज है, जिसमें हमारे एक सेल डिफरेंशिएट सेल, आप ऐसा समझो एक वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप होता है, वो दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाता है। आप ऐसा मान के चलो ए को बी से रिप्लेस कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल वो मेटाप्लेसिया हो जाएगा। अब डिस्प्लेसिया में क्या होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी सेल की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, तो वो एबनॉर्मल लेवल में जो हो रहा है उसको डिस्प्लेसिया कहते हैं, या आप इसको एक प्री न्यूप्लास्टिक कंडीशन भी मान के चल सकते हो। मतलब डिस्प्लेसिया समवॉट कंसिडर और उसको कैंसर के तरीके से भी देखा जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन था। देन आपका की कॉन्सेप्ट, हमें की कॉन्सेप्ट जो हमें अपने पैथोफिजियोलॉजी में समझने हैं वो क्या क्या है वो देखते हैं। अब हमारे की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ है होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ये सबको पता है, और एक हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। किसके रिस्पॉन्स में? जो बाहर एक्सटर्नल कंडीशंस हैं या बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ कुछ चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आपके बाहर अभी विंटर्स गए या विंटर में क्या होता था, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट था उसको हीट करना पड़ता था थोड़ा सा, कि भाई यार मेंटेन हो सके, ठीक है, एक्सटर्नल जो स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट था वो बना रहे। तो सेल को ज़रूरी है कि होम्योस्टेसिस बनाने में, मतलब बनाए रखना है। अगर जहां फेलियर हुआ तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है या सेल डेथ हो सकती है, तो ये होम्योस्टेसिस याद रखना। देन आपकी ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी क्या है? कॉज, किस वजह से हुआ है, या ओरिजिन ऑफ सेल इंजरी कैसे हुई है। अब जो ईटियोलॉजी हो सकती है या तो वो फिजिकल हो सकती है, कोई ट्रॉमा या रेडिएशन की वजह से सेल इंजरी आई है, कोई केमिकल या बायोलॉजिकल जो है, या कोई न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, मतलब जो सेल इंजरी हुई है वो किस कारण से हुई है, व्हाट इज द कॉज, किस वजह से हुई है, ऐसा समझो। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी का ये होता है, जो हमारा बायोकेमिकल मैकेनिज्म है उसमें हमारे सेल इंजरी में एटीपी डिप्लीशन होना शुरू हो जाए, मतलब जो एटीपी था हमारा वो कम होना शुरू हो जाए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना शुरू हो जाए, जिस हिसाब से आपका सेलुलर इंट्रासेलुलर कैल्शियम का इंक्रीज लेवल है ना, मतलब बढ़ना शुरू हो जाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिफेक्ट होनी शुरू हो जाए। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, ये सारा एक मैकेनिज्म हो सकता है जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। सेल डेथ ऐसी होती है कि जिसमें एक इतना सीवियर कंडीशन है, मतलब कि वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। ये मोस्टली तब होता है जब नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डेथ, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो, वो अचानक से हो जाए या किसी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हुई हो, और देन हो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हमारा प्रोग्राम सेल डेथ रहती है। जैसे आप एक प्रोग्राम कर लेते हो ना, कितने टाइम बाद भाई ये बम, एक नॉर्मल एग्जांपल की बॉम्ब या अलार्म क्लॉक देख लो, इतने टाइम बाद बजना है, इतने टाइम बाद होना है, तो सेम वैसा ही एपोप्टोसिस होता है। वहाँ पे ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है कि यहाँ पे क्या होना है, सेल की डेथ इतने टाइम में होनी ही होनी है। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे काम आने ही वाले हैं सारे पैथोफिजियोलॉजी में, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में आगे हमें डिजीजेस पढ़नी है, उनके बारे में समझना है, जानना है, ईटियोलॉजी देखनी है, मैकेनिज्म देखना है।
ठीक है। अब होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस हमें पता है क्या है, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए सेम। अब इस फॉर एग्जांपल आप एक थर्मोस्टेट है हमारे घर में, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर रखता है कि ना तो ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड हो। ठीक है, हमारे घर में थर्मोस्टेट होगा, अगर नहीं है फॉर एग्जांपल मान के चलो थर्मोस्टेट है किसी घर में, तो वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ना तो वो ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता है। अब जो हमारे होम्योस्टेसिस के कॉम्पोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, सबसे पहले रिसेप्टर या सेंसर बोल लो आप। तो उसका काम क्या है, पहले तो उसको डिटेक्ट करना है। रिसेप्टर से क्या होगा, सेंस करेगा ना कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर मान लो, जो हमारी स्किन में होता है, वो डिटेक्ट करता है कि बाहर ज़्यादा ठंड तो नहीं हो रही, ज़्यादा लाइक कोल्ड तो नहीं हो गया, तो वो रिसेप्टर का काम है। देन कंट्रोल सेंटर है आपका, तो कंट्रोल सेंटर के पास वो रिसेप्टर सिग्नल भेजता है। ठीक है, वो कंट्रोल सेंटर उस सिग्नल को रिसीव करेगा रिसेप्टर से, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करने का काम उसी का है। फिर हमारी बॉडी है, बॉडी में उसको ब्रेन क्या करता है, एज ए एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर की तरह। और देन उसके बाद वो इफेक्टर जो है, वहाँ पे जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट करने हैं जिससे कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, मतलब हमारा एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाए, तो उस हिसाब से वो इफेक्टर के पास एक सिग्नल भेजेगा। देन आपको इफेक्टर को बोलेगा ये करो, देन वो क्या करेगा, मसल को बोलेगा शिवर करो, जिससे कि हीट बनेगी जब आप कोल्ड फील करते हो। वो होता है ना, नहाने के बाद कप कप आते हैं या बाहर जाते हैं तो वो लाइक होता है ना, कप कप करते हैं, तो ऐसे ही इफेक्टर का काम है, वो मसल्स शिवर करती हैं। और अच्छी चीज़ है, उससे क्या होता है, हीट बनता है। वो होता है कप कपाना बंद करो, नहीं कप कपाओ भाई, तभी ठंड बचेगी, नहीं लगेगी ठंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम में हमारे दो टाइप के फीडबैक आते हैं। एक आता है आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में बहुत इजी है, ऐसा समझो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, अगर बाहर कोई इंक्रीज हुआ है कोई चीज़, तो उसको इंटरनली मेंटेन करने के लिए वो उसको डिक्रीज करेगा ही करेगा। बट पॉजिटिव में क्या करता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है इसका। अब थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं। जैसे आपका नेगेटिव फीडबैक एक लूप है जो काउंटरैक्ट करता है चेंजेस को, ये समझ के चलो। अब देखो क्या होता है, स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलाई आई है, शायद मान के चलो टेम्परेचर की ही बात कर लो, ठंड हुई है, तो वो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर के पास, सिग्नल गया कंट्रोल सेंटर, उसने प्रोसेस किया, फिर उसने फिर सिग्नल भेजा इफेक्टर को कि भाई मसल का शिवर करो। देन ओनली क्या होगा, इफेक्टर को एक रिस्पॉन्स आया, उसने रिस्पॉन्स बनाया, सिग्नल आया, रिस्पॉन्स बनाया, देन बनाने के बाद उसने शिवर करने के बोला। जब शिवर करना स्टार्ट किया तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर था वो नॉर्मल पे पहुंचना शुरू हो गया। बस यही कॉमन हमारा ये फीडबैक सिस्टम। सबसे कॉमन जो फीडबैक सिस्टम होता है वो हमारा नेगेटिव ये देखो, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी, इतना नहीं नोटिस करना चाहिए, अच्छी बात है, बट अगर आपको समझ में आ गया तो इसको अवॉइड करो। तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्या करता है, चेंज करता है, हीट बना के चेंज करना स्टार्ट करेगा। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, मतलब उसका काम क्या है, क्या बताया था, पॉजिटिव का काम है एम्पलीफाई करना किसी भी चेंज को, या आपको एक तरीके से वो और ज़्यादा फर्दर मूव करेगा एक नॉर्मल स्टेट से। मतलब देख रहे हो, उससे बोला कुछ है कर कुछ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, कर भी अच्छे के ले रहा है। बहुत कॉमन नहीं है ये, जितना हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कॉमन है ना, हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कॉमन नहीं होता। ठीक है, बट काम करता है, सही करता है, कुछ सर्टेन सिचुएशंस में सही काम कर लेता है। आपका ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, तो हमारा जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर के पास पता चलेगा कि भाई ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी है। ठीक है, रिसेप्टर के लगा कि भाई ब्लड वेसल का यहाँ से डैमेज हुई है, फिर वो कंट्रोल सेंटर के पास एक सिग्नल भेजेगा, फिर वो क्या करेगा, प्लेटलेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहेगा कि इंजरी को, और सिग्नल करेगा कि जाओ जाकर और प्लेटलेट्स लेकर आओ। तो ये हमारा सारा काम कंट्रोल सेंटर करेगा। देन वो सेंड करेगा इफेक्टर के पास सिग्नल, हमारे प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद एक केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल ऐसे समझो कि परफ्यूम रिलीज करते हैं, जिससे कि और जो प्लेटलेट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो केमिकल और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा,
रहेगा जब तक कि वहाँ पे क्लॉट ना बन जाए। जब क्लॉट बन जाएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है और बहुत कॉमन नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने नेगेटिव सिस्टम में। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या करता है, एम्प्लीफाई करता है। करेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट है समरी। समरी इज सेम ओनली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो आप समझ गए हो, तो समरी एक ही है। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अब कॉजेज क्या है, इटियोलॉजी क्या है सेल इंजरी की। अब उसमें या तो आपके सेल का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल इम्पेयरमेंट हुआ हो जिसकी वजह से, या फिर एक तरीके से देखा जाए वो एक्सपोज हुआ है कुछ ऐसी कंडीशन से, कुछ ऐसी स्टिमुलाई या स्ट्रेसर से जिसकी वजह से ये इम्पेयरमेंट आया है सेल में, या सेल इंजरी हुई है। अब इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल जो सेलुलर प्रोसेस होता है ना उसको डिसरप्ट करना शुरू करता है। नॉर्मल सी बात सोचो, अगर आपके पैर में चोट लगेगी तो आप एकदम प्रॉपर थोड़ी चल पाओगे, उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। उसका थोड़ा सा जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है, आपका नॉर्मल चलने का तरीका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसे ही सेल इंजरी के टाइम पे होता है। बट अगर उससे सेल डिसफंक्शन हुआ, कुछ टाइम पे ऐसी इंजरी भी हो सकती है जिससे सेल डिसफंक्शन भी हो सकता है बिल्कुल खत्म, या डेथ भी हो सकती है, तो वो भी हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी हमने देखा था दो टाइप की थी, एक रिवर्सिबल थी, एक इरिवर्सिबल। हमने देखा था रिवर्सिबल में ये होता है कि अगर चलो इंजरी हुई है कोई ऐसी, तो वो बैक टू इट्स पोजीशन या बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट आ सकता है। बट इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ऐसा नहीं होता, या तो बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगा या प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी, बिल्कुल डेथ हो जाएगी। अब जैसे आपका रिवर्सिबल में या तो सेलुलर स्वेलिंग हो चुकी है, या कुछ ऐसे फैटी चेंजेस आए हैं, या कुछ भी माइनर जो उसमें स्ट्रक्चर था उसमें ऑल्ट्रेशन हुए हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, वो रिकवर कर सकता है, अपने नॉर्मल फंक्शन को रीगेन कर सकता है। बट वही चीज इरिवर्सिबल सेल इंजरी में नहीं होती, क्योंकि भाई वो एक ऐसे परसिस्टेंट, आप लगातार किसी पे इतना हार्म करो या हार्मफुल स्टिमुलाई रहे तो वो सेलुलर डेथ भी हो सकती है। वो सेल डेथ नॉर्मल है, तो वहां से वापस आना मुश्किल है। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल, ये कॉजेज हैं हमारे सेल इंजरी के। अब पैथोजेनेसिस ऑफ सेलुलर डैमेज। पैथोजेनेसिस क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सेल डैमेज हुआ है बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एज सच एक फैक्टर की वजह से कोई भी चेंज नहीं आ सकता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में अप एंड डाउन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एज सच हुआ हो कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई हो, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर जितना कुछ है ना, मतलब जितना उसके ऑर्गेनलीज हैं, कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया वहां, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा सेल डैमेज हो सकता है। अब सेलुलर डैमेज भी किसकी वजह से हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट ऐसा है जिसकी वजह से हुआ है, केमिकल, इन्फेक्शियस, तो ये तीन मान के चलो आपकी पैथोजेनेसिस है सेलुलर डैमेज की। फिजिकल एजेंट्स जो होते हैं वो ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो बाहर से, फिजिकली कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से सेल डैमेज हुआ है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक सेल लीकेज हो गया, सेल रप्चर हो गया, या मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, कोई बाहर से फिजिकल फोर्स ऐसा लगा है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स या रेडिएशन, जो फिजिकल बाहर से जो भी चीज़ होने वाली है जिसकी वजह से हमारा सेल डैमेज हुआ है। केमिकल एजेंट्स में हमारे ड्रग्स या टॉक्सिन्स आते हैं, या कोई भी एज सच इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आ सकते हैं। केमिकल समझ सकते हो ना, कोई भी केमिकल हमारे सेल के फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स तो पैथोजन मान के चलो, कोई भी पैथोजन है, फॉर एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी वजह से हमारा जो सेल है वो डैमेज हो गया है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है, और साथ ही साथ राइबोसोमल डैमेज देखने को मिलेगा कि उसमें क्या होता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल है, हाइपोक्सिया हो गया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। अगर राइबोसोम डैमेज हुआ तो प्रोटीन के लिए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, एक जो राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है ना प्रोटीन के लिए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। न्यूक्लियर डैमेज होगा तो आपका जो सेल जेनेटिक मैटर मटेरियल रहता है उसके अंदर, वो प्रॉपरली या डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे नहीं प्रॉपर हो पाएगा, और जीन एक्सप्रेशन में इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो पैथोजेनेसिस था सेलुलर डैमेज का। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी क्या है। अब जो सेल इंजरी होती है वो दो तरीके से हमें पता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब जो क्या होता है,
वो मॉर्फोलॉजी मतलब आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन है, किसी भी सेल में चेंज आता है किसी पर्टिकुलर हार्मफुल स्टिमुलाई या स्ट्रेसर की वजह से आता है, तो उसको हम वेरियस माइक्रोस्कोपी या फिर बायोकेमिकल टेक्निक्स की थ्रू देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये सारे चेंजेस आए हैं। अब क्या हुआ, अब सेलुलर स्वेलिंग है रिवर्सिबल में, तो इसमें अर्ली साइन होते हैं, जैसे हमारे वाटर आयन का इन्फ्लक्स हो जाना, अंदर सेल में चले जाना, तो सेल हमारा स्वेल्ड अप हो जाता है और माल फंक्शनिंग आयन पंप हो जाएगा। अब वहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा, विजिबल एनलार्जमेंट दिखाई देगी सेलुलर की, सेल की। फैटी चेंजेस जो आपकी एक्यूमुलेशन हो जाएगा लिपिड का सेल में, जैसे लिवर, हार्ट, किडनी, यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाइड्रोफोबिक जो हमारा हाइड्रोपिक डीजनरेशन है, जहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग होती है विद क्लियर वाटर फ्लूइड वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, मतलब क्लियर हो जाता है वो, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मान के चलो। सेलुलर स्वेलिंग जो हुई है यहाँ पे, फॉर्म ऑफ सेलुलर स्वेलिंग ही है। अब इरिवर्सिबल में हमें पता है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होने वाला है, वहाँ पे क्या होगा, रेगुलेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल इनकैप्सिस है या जिसमें हमारा सेल श्रिंकेज होना शुरू हुआ, तो वो अगर हो गया है तो फिर वापस आना मुश्किल है। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होना, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होना, तो ये एपोप्टोसिस की जो ये हैं, ये इरिवर्सिबल इंजरीज हैं, यू कांट कम बैक। इसमें सेल हमारा वापस नहीं आ पाता, उसको हम खो देते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। बस ये हमारे हाथ से चला जाता है। एडाप्टिव चेंजेस आते हैं, वहाँ पे अपना जो सेल है किसी भी स्ट्रेस या इंजूरियस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है, अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम भी तो होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन घर में अगर डांट पड़ रही हो किसी की तो हम भी बदल जाते हैं एकदम से कि नहीं यार अगर ऐसा होगा तो हम भी पिटेंगे, नहीं वो नहीं करते। तो ऐसे ही हम भी अडेप्ट करते हैं चेंजेस, सेम हमारा सेल करता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके और अपने फंक्शन को मेंटेन कर सके, ये सारी चीज़ें। और हमने देखा था अडेप्टिव जो सेल अडेप्टेशन बढ़ा था ना, सेम वही है अडेप्टिव चेंजेस में, एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो ये क्या था, हमारे टाइप्स ऑफ सेल अडेप्टेशन में हम पढ़ के आए थे। बहुत सारी चीज़ें क्या हैं घुमा फिरा के इसमें आगे पीछे करके पूछी गई हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, पूछ सेम ही चीज़ रहे हैं बट हमें थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। अब एट्रोपी है, इसमें हमें पता है एट्रोपी में सेल साइज़ की बात हुई है कि सेल साइज़ का कम होने वाला है क्योंकि वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है। उसमें हमारा कॉजेज़ डिसयूज़ हो गया या फिर डिनर्वेशन है, स्कीमिया, मेल न्यूट्रिशन, ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से एक तो फंक्शन की डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने की वजह से सेल का साइज़ कम करना पड़ा, हमारा सेल श्रिंक कर सकता है, ऑर्गेनेलीज लूज़ कर सकते हैं, तो एट्रोपी हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में आपको स्मॉलर सेल्स देखने को मिलेंगे, उसमें ऑर्गेनेलीज भी बहुत कम होंगी, ठीक है। हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, वहाँ पे सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे एट्रोपी से, क्यों बढ़ता है सेल का साइज, यहाँ पे जो फंक्शनल नीड थी ना वो बढ़ जाती है, या फंक्शनल डिमांड या स्टिमुलेशन वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो सेल साइज है वो बढ़ जाएगा। जैसे वर्कलोड बढ़ गया, हार्मोनल स्टिमुलेशन हुआ उसकी वजह से, तो यहाँ पे सेल साइज में ज़्यादा साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियाई बड़ा हो जाएगा। हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे, सेल नंबर की बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ गई है। अब जितने हमारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, तो वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरप्लेसिया। अब जैसे हार्मोन है, कंपनसेटरी लिवर रीजनरेशन हो रहा है, पैथोलॉजिकल है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना ज़रूरी है वरना तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेटाप्लेसिया है, मेटाप्लेसिया हमारी रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट होती है, एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप है, ठीक है। उसका किसी अनदर बेस्ट सूटेड, जो बेस्ट या बेटर सूटेड होगा ना, कि जो हैंडल कर पाए स्ट्रेस को, वो होता है ना। हम भी अपनी टीम में एक ऐसा प्लेयर रखते हैं कि अगर उसको वो नहीं कर सकता है स्ट्रेस हैंडल या उसको स्टेज फियर है, तो उसकी जगह प्रेजेंटेशन हम किसी और को रख देते हैं कि भाई साहब देंगे और इसको, ये रिवर्सिबल चेंज है, चेंज कर सकते हैं। अब ये क्यों होता है, ये होता है कि क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से। ये क्या है हमारा मेटाप्लेसिया, या तो क्रॉनिक इरिटेशन हुई हो या इन्फ्लेमेशन हुई हो, उसकी वजह से ये देखने को मिलेगा। देन आपका माइक्रोस्कोप में अपीयरेंस कैसे आएगा, जो आपका नॉर्मल अपीयरिंग है सेल टाइप की, वो एक एबनॉर्मल लोकेशन पर दिखाई देगी। मतलब आपका स्क्वेमस सेल जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो गया, मतलब ए से रिप्लेस होने वाला था वो ए जी से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा
मेटाप्लेसिया था। डिस्प्लेसिया हमने देखा था कि हम जो एबनॉर्मल ग्रोथ है या डिफरेंशिएशन जो सेल में होने वाला है उसको हम डिस्प्लेसिया कंसिडर करते हैं। अब इसको हम प्री कैंसरस भी बोलते हैं, ये कंफर्म नहीं है, इसको कंसिडर किया जा सकता है कि ये प्री कैंसरस है बट कैंसर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ग्रोथ की डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब जैसे कभी भी इन्फ्लामेशन हुई हो तो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया फ्रॉम एचपीवी देखने को मिलेगा, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं डिस्प्लेसिया के। अब जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं सेल इंजरी के, फॉर एग्जांपल हमारा सेल का स्वेलिंग, तो इसको हम हाइड्रोपिक चेंज भी बोल सकते हैं या वैक्यूलर डीजनरेशन भी बोलते हैं, या अर्लीस्ट साइन है। सबसे पहला साइन जो देखने को मिलेगा आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजनरेशन, जिसको हम नॉर्मल में बोलें तो सेल स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये अर्लीस्ट साइन है। अगर पता करना है कि हमारे सेलुलर इंजरी होने वाली है, वो कैसे पता चलेगा कि सेल की स्वेलिंग हो रही है। अब इसमें जब हमारा सेल ना क्या करता है, एक एबिलिटी जो मेंटेन करने की थी फ्लूइड्स होम्योस्टेसिस को, वो लूज कर देता है। उसकी वजह से ये सारे चेंजेस या आपको डैमेज देखने को मिलेगा, या डैमेज की वजह से ये सेल की एबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब जैसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हुई, वहां पे इन्फ्लक्स हुआ वाटर का, और हमारे सेल की जो पावर थी होम्योस्टेसिस आयनिक फ्लूइड को मेंटेन करने की, होम्योस्टेसिस को, वो सारी वो लूज कर देता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज वही होगा कि हमारा जो मैल फंक्शनिंग हो गया है, एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स है ना, उसकी वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से। तो यही चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है सेल स्वेलिंग में। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में एबनॉर्मल सब्सटेंस का सेल के अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर एबनॉर्मली। मतलब उनको इन्विटेशन नहीं है बट स्टिल उनको खाना खाने आना है, तो वो आते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाना, बिल्डअप हो जाना किसी सब्सटेंस का, जो एंडोजेनस भी हो सकता है, एक्सोजेनस भी हो सकता है। ठीक है, अब उसमें एक्यूमुलेशन में हमारे लिपिड्स हैं, प्रोटीन, पिगमेंट्स, ग्लाइकोजन, कैल्शियम, तो ये सारे एक्यूमुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में ये है कि जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा है उसकी वजह से हुआ है, डिग्रेडेशन कम है उसकी वजह से। मतलब अगर एक चीज़ है, एक पूरे प्रोसेस से जा रही है, अगर आज बिल्ड हुआ है तो कल के दिन वो उसको ख़त्म भी होना है, तो उस हिसाब से क्या होगा, डिग्रेडेशन कम हुआ तो उसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लिपिड का एक्यूमुलेशन, और क्या क्या आप बोल सकते हो, हाइलिन चेंज, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन। देन कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब जो कैल्शियम का सॉल्ट है वो आपके टिश्यूज में डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है एबनॉर्मली। देखो, हर चीज़ एबनॉर्मल अमाउंट में अगर हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है सेल की इंजरी में या सेल के चेंजेस में। ठीक है, उसको हम डिस्ट्रॉफिक या मेटास्टैटिक भी बोल सकते हैं। तो ये कैल्सिफिकेशन है। मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, आपका कोई भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हुआ है, जहाँ पे सेल क्या करेगा, डेड या डैमेज सेल है, वो इंट्रासेलुलर के जो अंदर के कंटेंट होते हैं ना, उसको रिलीज करने लगता है। तो जो नीडस है वो क्या करता है, कैल्शियम का डिपोजिशन करना शुरू कर देता है। और फिर जो इन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ये दो तरीके के कैल्सिफिकेशन है ना, वन ये डिस्ट्रॉफिक है, ये मेटास्टैटिक है। तो इसमें कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है वो नॉर्मल टिश्यूज में एक तरीके से या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दो तरीके के हैं ये, आपका डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। जो हमने ऊपर देखा था वही सेम है। डिस्ट्रॉफिक में वो लोकलाइज डिपोजिशन होने लगता है, जब आपका कोई भी इंजर्ड या डेड टिश्यूज है वहाँ पे, बट ये आपके कोई रिलेटेड नहीं है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस से। मेटास्टैटिक में वो जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वहाँ शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, या आपका जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। अब उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ सेल को कुछ होना शुरू हो गया, टिश्यू को कुछ होना शुरू हुआ, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप खुद समझोगे कि वो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू करेगा। फिर हमारे जो ऑर्गन का फंक्शन है, जितने ऑर्गन्स हमारे फंक्शन करते हैं प्रॉपरली, वो नहीं कर पाएंगे, वहाँ इम्पेयरमेंट हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएंगे, जिसकी वजह से या तो टिश्यू इंजरी हो सकती है आगे चल के, या इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। देन एंजाइम लीक,
जैसे ही इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन था हमारा, वैसे ही एंजाइम की लीकेज हो सकती है कि नेक्रोसिस हो रहा है। उस टाइम पे हमारा क्या करता है, डैमेज सेल्स जब होने लगती हैं तो एंजाइम का लीकेज होना शुरू होता है। एंजाइम जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। इवेंचुअली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में भी वो शुरू हो जाते हैं कि भाई ठीक है, उनको मौका मिला, घर से बाहर निकले और चलो भैया आवारागर्दी करने। तो ये हमारे एंजाइम लीकेज में है, देखने को मिलेगा। अब इसको एंजाइम को हम मेजर कर सकते हैं एज अ मार्कर की तरह, कि हमारा सेल इंजरी मार्कर करता है ना, कि वो देखता है कहाँ पे इतना मार्क कर लेगा। तो एंजाइम लीकेज को हम एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैकेनिकल ट्रॉमा, टॉक्सिन इसकी वजह से हो सकता है। स्पेसिफिक एंजाइम को हम मेजरमेंट कर सकते हैं ब्लड में, आउटकम भी देख सकते हैं सेल इंजरी या सेल डेथ का। देन एट द एंड सेल डेथ, दो ही प्रोसेस से सेल डेथ होती है। एक तो हमें पता है नेक्रोसिस से एपोप्टोसिस, वही चीज़ है। उसको थोड़ा सा देखो, आपके पास कल के दिन अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, हम वैसे ऑल्दो लाइव लेंगे इसके PYQs का भी, उस टाइम भी देखेंगे, बट क्या होता है इसमें हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट 1 में, दिख रहा है कि बहुत बड़ी यूनिट है, एज सच नहीं है। वही चीज़ को घुमा फिरा के थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और उसमें लिख दिया। तो मतलब अगर आपके 10 मार्क्स में कल के दिन एपोप्टोसिस आता है, ठीक है, 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में एपोप्टोसिस, 10 ही आता है गेस, 10 मार्क्स में आता है एपोप्टोसिस, तो आप उसको, आपके पास इतना कंटेंट है, इतना मटेरियल है लिखने के लिए कि आप आराम से लिख कर आ सकते हो। 10 आउट ऑफ 10 तो स्कोर कर सकते हो। तो तभी तो नोट्स इंपॉर्टेंट है, कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं तो आपको नोट्स चाहिए, नोट्स से पढ़ सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एपोप्टोसिस से हमारा सबसे पहले, अब देखो इसमें क्या है, तो ये हमारा नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस में सेल डेथ जो होती है वो कंट्रोल फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि उसको इतनी सीवियर इंजरी हुई है उसकी वजह से, और साथ ही साथ वहाँ क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, जिसकी वजह से जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स थे या सेलुलर कंटेंट्स थे, वो क्या हुआ, वो उसने एक इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू किया टिश्यू के सराउंडिंग, मतलब आसपास। जिससे क्या होगा, देखो अगर नेक्रोसिस हुआ है, सेल श्रिंकेज होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर के फ्रेगमेंटेशंस हो सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टिक बॉडीज, फैगोसाइटोसिस बाय नेबरिंग और इम्यून सेल्स। तो ये सारे फीचर्स हैं। टिपिकली इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ नेक्रोसिस में आपको पता है अनकंट्रोल्ड सेल डेथ हो जाएगी। अब एपोप्टोसिस जो होता है वो हमारा होता है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है या कोई ऐसा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे रेगुलेशन होना ज़रूरी है, अब आपका जैसे टिश्यू होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है या डेवलपमेंट के टाइम पे डैमेज सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए एपोप्टोसिस बहुत ज़रूरी है। अब फीचर्स क्या है इसमें, आपके सेल स्वेलिंग देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, सेलुलर कंटेंट जो है वो लीक हो सकता है, और साथ ही साथ टिश्यूज़ के इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। अब ये सब टाइप जो है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बोलो या अदर टाइप के, तो इसका एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, डिस्टिंक्ट है। तो आउटकम क्या देखने को मिलेगा, फाइनल कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एसिडोसिस एल्कोलोसिस। देखो एसिडोसिस और एल्कोलोसिस समझना क्यों ज़रूरी है। कभी भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको या तो ब्रेन हैमरेज हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक बोल दो आप, वो हुआ है, और वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करती, तो उसको हम क्या करते हैं, हम नहीं मतलब नॉर्मली आप देखना डॉक्टर्स उसको, उनको प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्लान चलता है उनका। उस ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट के बॉडीज़ में या बॉडी लेवल, बॉडी फ्लूइड्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए बॉडी का जो pH लेवल है या बॉडी फ्लूइड का जो pH है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से एक नॉर्मल से अप एंड डाउन हुआ तो क्या हो सकता है, हमारी कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी का एसिड बेस होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस होता है।
ठीक है। तो उस पेशेंट का, जो भी पेशेंट है उनका ऊपर नीचे हुआ तो चांसेस है उनको एसिडोसिस हो सकता है या एल्कलोसिस हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल, अब देखो नॉर्मल भी, सबसे पहले तो यार तुम्हें नॉर्मल पता होना चाहिए कि हमारा पीएच रेंज ब्लड का नॉर्मल कितना है। 7.35 टू 7.45 होता है, ये नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भूल जाओ इसको। अब पीएच 7.35 से अगर नीचे जाता है तो एसिडोसिस है। वो होता है ना 7 से नीचे की साइड चलो तो एसिड है, 7 से ऊपर की साइड चलो तो बेसिक है, तो वही है। 7.35 से नीचे गए तो मतलब एसिडोसिस हुआ है, और पीएच अगर 7.45 से ऊपर गया तो एल्कलोसिस है। अब एसिडोसिस कब होता है? जब या तो एसिडिक सब्सटेंस जैसे आपके हाइड्रोजन आयन या कोई एल्कलाइन सब्सटेंस जैसे बाइकार्बोनेट है ना, उसकी डेफिशिएंसी होने लगी है, तो हमारे ब्लड में जो पीएच था वो कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब पेशेंट के ब्लड में जो पीएच था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो आप कह सकते हो उसको एसिडोसिस हुआ है। दो मेन टाइप्स हैं, एक तो हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, उसका कॉज क्या है कि इम्पेयरमेंट हुआ है, जो गैस एक्सचेंज हो रही थी ना लंग्स में, तो वहां पे CO2 का एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मतलब हमारी CO2 अगर लंग्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी ना, तो आप ऐसे समझो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के चांसेस, या यही कॉज है, इसी की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। कंडीशंस क्या है? या तो COPD हुआ हो, ठीक है, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है वो है, सीवियर निमोनिया के टाइम पे, या ARDS जो है उसके टाइम पे। मैकेनिज्म की बात करें तो मतलब जो CO2 लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। वो जैसे ही एलिवेट होना शुरू होगा, कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, और जैसे ही ब्लड में बढ़ेगा आपका पीएच गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट का, आपका नहीं, पेशेंट का पीएच गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब CO2 बढ़ा, और बढ़ने के बाद कार्बोनिक जो एसिड थे उसका कंसंट्रेशन बढ़ा ब्लड में, और जैसे ये सब चीज़ें बढ़ी, हमारा पीएच जो है भाई साहब गिरना शुरू हो गए, तो मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में नॉन रेस्पिरेटरी एसिड या लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट का इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे लैक्टिक एसिडोसिस है, कीटो एसिडोसिस है, किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ें, ये कंडीशंस है। मैकेनिज्म में मतलब आपके एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगा है, और आपके जो बाइकार्बोनेट है उनका लॉस हुआ है। जैसे ही लॉस होता है बाइकार्बोनेट का, वो आपके ब्लड के पीएच को कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये था हमारा पूरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये इंपॉर्टेंट है एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। वैसे ऑल्दो पूरी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कभी भी पढ़ना स्टार्ट करो सारी चीज़ें एक साथ मत पढ़ना, वन बाय वन एवरी, वो बोलते हैं ना हम लोग, वन वीडियो एट अ टाइम, तो वन वीडियो एट अ टाइम अगर आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानने को मिलेगा। आप हॉस्पिटल में अगर इमेजिन करो पेशेंट है, उसकी बॉडी में एसिडोसिस एल्कलोसिस हुआ है, आपके पास रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट्स में कैसे बताओगे कि भाई क्या है एसिडोसिस, क्या एल्कलोसिस है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ब्लड रेंज जो है पीएच का वो ऊपर गया है तो क्या कॉज होगा, नीचे जाएगा तो क्या कॉज होगा। तो ये चीज़ ऐसे समझो, इसको कोरिलेट करके पढ़ो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा ही लगेगा। अब एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस में हमारा एल्कलाइन सब्सटेंस का एक्सेसिव में हमारे उसमें बॉडी में होना, या फिर एसिडिक सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होना, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच बढ़ता है। मतलब 7.45 से पीएच अगर ब्लड में बढ़ता है तो मतलब एल्कलोसिस होगा। अब सेम टू टाइप्स वहाँ थे, वहाँ एसिडोसिस था, यहाँ एल्कलोसिस है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कॉज क्या होगा, किसकी वजह से? हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन से एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है। कंडीशन वही है, आपकी एंजाइटी है, फीवर है, पेन है, कुछ लंग्स कंडीशन है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। देन मैकेनिज्म की अगर बात करें, CO2 का लेवल अगर कम होने लगे, ठीक है, जैसे वो कम होगा कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा और हमारा पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगा। एसिड और जो हमारा बेस
बेस है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन दोनों का होना ब्लड में ज़रूरी है, जिससे हमारा पीएच का लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कॉज जो होता है वो बाइकार्बोनेट लेवल को बढ़ा देता है, और वहाँ पे क्या होगा, जो नॉन रेस्पिरेटरी एसिड है ना उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से होता है ये सब चीज़ें। अब बाइकार्बोनेट का बढ़ गया तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। अब कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पे एक्सेसिव वोमिटिंग है, इंजेक्शन किया गया है किसका, एल्कली सब्सटेंस का, या कुछ ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मतलब आपकी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ चुका है, एसिड कम हो चुका है, और ब्लड उसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, आपके ब्लड का पीएच जो था वो इंक्रीज हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। करेक्ट। सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं वो डिपेंड करता है कि क्या सीवियरिटी है, कितना इम्बैलेंस, जो जितने टाइम के लिए इम्बैलेंस हुआ है वो टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ केसेस में, अभी पेशेंट की बात की थी ना, जैसे स्ट्रोक या कुछ सीजर्स, उसमें ऐसी सीवियर केसेस हो जाते हैं उसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं, मसल वीकनेस, कंफ्यूजन, कंकशन, डेथ तक हो सकती है। माइल्ड केसेस में एसिम्प्टोमेटिक रहता है या एक तरीके से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, बट सीवियर में ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है, कुछ अंडरलाइंग कॉजेज हैं जिनको एड्रेस करना है, एसिड बेस को, उनका जो बैलेंस है उसको करेक्ट करना है। इंटरवेंशन में आप आईवी फ्लूइड दे सकते हो, मेडिकेशन है, ऑक्सीजन थेरेपी है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसे सपोर्टिव मेजर्स हैं जो चल सकते हैं तो उसको आप ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना ज़रूरी या बहुत कॉमन है, चलो ज़रूरी नहीं, मतलब बहुत कॉमन है। ये एक नॉर्मल सी बात समझो, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। अब वो चीज़ या तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हाई चला गया हो या बहुत ज़्यादा लो चला हो गया हो, तो वही तो है। और इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, हमारे जैसे ये आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये क्यों ज़रूरी होते हैं, जब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करना हो, नर्व रेगुलेशन हो, मसल फंक्शन हो, प्रॉपर पीएच लेवल हो, तो उन सब के लिए ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होने ज़रूरी हैं। अब इम्बैलेंसेस भी होते हैं, बहुत टाइम ऐसा क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सब समर आ रही है, अब तो गर्मियाँ आनी शुरू हुई हैं, बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम हो जाती है, पानी नहीं पी पाते हैं पूरा। ओवर हाइड्रेशन, कुछ ज़्यादा ही, जो ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं ना कि भाई हम तो पानी पियेंगे, तो कुछ ज़्यादा ही पानी पी लेते हैं, तो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है कि उनकी ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बेचारे पानी में तैरने लगते हैं। तो उनका बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे किडनी का फंक्शन नहीं होना सीवियर केसेस में, वॉमिटिंग और डायरिया के टाइम पे भी बहुत होता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, कंटिन्यूस डायरिया है, देन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस बहुत कॉमन है। अब कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं जिससे कि मेंटेन कर सकें बॉडी में, बट उनसे क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो जाता है। अब जो हमारे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं, जैसे जिसमें लो सोडियम होगा वो हाइपोनेट्रीमिया है, हाई सोडियम है हाइपरनेट्रीमिया है, पोटेशियम लो हाई है हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, और लो कैल्शियम है तो हाइपोकैल्सीमिया। इनके जो नेम है ना, इन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में किस चीज़ का कंसंट्रेशन या किस इलेक्ट्रोलाइट का अप एंड डाउन हुआ है, ठीक है। अब हाइपोनेट्रीमिया है जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लिया है, कोई किडनी की प्रॉब्लम ऐसी है, हार्ट फेलियर, ये कुछ एज सच मेडिकेशंस ऐसी ली हैं जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हुआ है आपको। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स में आपको हेडेक, टायर्डनेस, मसल वीकनेस, सीजर, कोमा सीजर ये बहुत ही सीवियर केसेस में जाके आता है कि अगर कुछ ज़्यादा ही सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है बॉडी में देन होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉमन हो सकते हैं, इसलिए अपने ना क्या कर सकते हो आप, रूटीन ब्लड टेस्ट कराया करो। 1 साल में आई गेस आप करा सकते हो, ब्लड सैंपल देके ब्लड टेस्ट कराओ, चेक कराओ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
ठीक है, वो तो कुछ सिम्टम से पता चलता रहता है कि हाँ भाई अब ये हो रहा है तो शायद इसकी कमी हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर क्यों है, क्योंकि डिहाइड्रेशन या ज़्यादा सॉल्ट है। किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं। प्यास ज़्यादा लगती है, जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है प्यास लगती है। मसल्स ट्विच करना शुरू कर देते हैं, वो होता है ना, फड़कने लगती है मसल्स, वो होता है। सीजर्स। हाइपोकैलीमिया में लो पोटेशियम, अगर वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेटिक, उसकी वजह से पोटेशियम कम हो जाता है। हाई पोटेशियम में आपकी, जब पोटेशियम का लेवल हाई होता है तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम अगर लो होगा, कैल्शियम लो तब होता है, हमारा कैल्शियम जो है ना वो कोरिलेट करता है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। ठीक है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आँख बंद करके लिख कर ले लो कि कैल्शियम कम है। किडनी इश्यूज हैं, कुछ मेडिकेशन, तो आपके मसल क्रैम्प्स जो होते हैं ना, बॉडी में मसल क्रैम्प होना, स्पैज्म, ये इसकी वजह से होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम है। हाइपोकैल्सीमिया है। हाइपरकैल्सीमिया में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। या फिर अगर कैल्शियम ज़्यादा है मतलब विटामिन डी बहुत ज़्यादा है। इसमें भी देखो, हर चीज़ की अति भी बुरी है और कम तो है ही बुरा। ठीक है, अगर कम अमाउंट में है तो भी बुरा है, ज़्यादा है तो भी बुरा है, बीच में रहना चाहिए। हर चीज़ लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए। सिम्टम्स भी हाई कैल्शियम में मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, किडनी, मतलब सोच रहे हो अगर विटामिन डी भी ज़्यादा ले लोगे, कैल्शियम भी ज़्यादा ले लोगे तो मसल वीकनेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कैल्शियम ले लेके, नहीं, इकट्ठा करना शुरू कर देगा बॉडी की, भाई इसको इकट्ठा कर दो किडनी के पास, कि वहीं पे जाके पत्थर इकट्ठे कर दो। हो जाता है कभी कभी हाइपरकैल्सीमिया। अब इफेक्ट और ट्रीटमेंट क्या है, आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप मेंटेन कर सकते हो, बट इफेक्ट क्या आता है आपके नर्वस सिस्टम पे या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहली चीज़, सिम्टम्स नहीं होते हमारे ना। डे टू डे लाइफ में क्या होता है, चीज़ें चलती रहती हैं और हम इतना ध्यान नहीं देते। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके कमर में दर्द होता होगा, एज सच आई एम नॉट टेलिंग यू आर ओल्ड और एनीथिंग, आप बूढ़े नहीं हुए हो, बट वो बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे जितने भी वेजिटेरियंस होते हैं, मोस्टली वेजिटेरियंस पीपल में एक प्रॉब्लम होती है, उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती ही रहती है। ठीक है, क्योंकि धूप में बैठना नहीं चाहते, अब इसीलिए धूप में बैठते भी सही तरीके से नहीं है तो इसलिए वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं होता बोन्स में, तो उसकी वजह से सिम्टम्स नहीं दिखते। नॉर्मल आपको उठ के फटीग फील होगा, मसल वीकनेस लगेगी, थोड़े से क्रैम्प्स आ जाएंगे, ये कि अरे भाई मेरी नस पे नस चढ़ गई, ऐसे होता है ना, करते हैं यार बहुत वीकनेस हो रही है, मन नहीं कर रहा उठने का। तो ये सारी चीज़ें हमारे ये इम्बैलेंसेस की वजह से होती हैं। छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, हर सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं होते, कभी कभी तो सिम्टम्स ही नहीं होते। और सीवियर इम्बैलेंसेस में चले जाओ, अगर हाई लेवल का इम्बैलेंस कर रखा है तुमने अपनी लाइक ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी में, तो समझ लो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत माइन्यूट, आप ऐसे समझो कि मेजर नहीं होते। बहुत कॉमन जो डे टू डे लाइफ में होता है ना, हम लोग बोल देते हैं यार शायद सही से सोया नहीं हूँ रात में, इसलिए मुझे ना थोड़ा सी वीकनेस लग रही है, बट नहीं, वो ये नींद नहीं आना भी इनकी वजह से ही है एक तरीके से देखा जाए तो। अब ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो कॉज फाइंड आउट करो, उसको एड्रेस किया जाए, देन एक प्रॉपर अपने नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस कर सकते हो, आईवी फ्लूइड से बैलेंस कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर अपने बैलेंस कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को।